अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब ये हीरा मेरा है, मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूँ कि यह हीरा तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक तुम्हारे जैसा कोई देहाती आदमी नहीं हो सकता। यह हीरा तो राजा महाराजाओं का हीरा लगता है। देखो, तुम्हें जो दे दिया उसे ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था मायापुर, जहाँ के मुखिया थे मोहनदास। मुखिया मोहनदास बहुत ही समझदार और एक सुलझे हुए इंसान थे। अपने गांव की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए वे हमेशा आगे रहते थे। गांव की पंचायत में आने वाले झगड़ों का निपटारा भी मुखिया मोहनदास ही करते थे। जब भी गांव वालों के बीच में कोई विवाद हो जाता तो वह उसके समाधान के लिए मुखिया मोहनदास के पास ही आते थे। और मोहनदास अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से हर झगड़े का सही न्याय करते थे। गांव के लोगों का मानना था कि उनके मुखिया मोहनदास कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि न्याय के देवता है। इसी तरह से एक दिन गांव की पंचायत में हरिया नाम के एक आदमी का मामला आया, जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम था। मोहनदास ने पूरे मामले को समझा और फिर सभी सबूतों की जांच की। उसके बाद मुखिया मोहनदास ने यह फैसला सुनाया कि हरिया पर जो चोरी का इल्जाम लगाया गया है वह बिल्कुल सही है। उसे चोरी के इस अपराध के लिए गांव से निकाल देने की सजा दी जाती है। साथ ही उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। हरिया कहने लगा, मुखिया जी, मैं बेकसूर हूँ। मुझसे जो भी अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ है। हरिया, हमने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल न्याय संगत है, क्योंकि सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मुखिया जी, कई बार हमें जो दिखाई देता है वह पूरा सच नहीं होता। कृपया करके मुझ पर दया कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। मैं जिन हालातों में आज फंस गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ऐसे हालातों का सामना करना पड़े। मैंने जो भी फैसला दिया है वो सभी परिस्थितियों और सबूतों को ध्यान में रख कर दिया है। इस तरह से हरिया को चोरी के अपराध में सजा के तौर पर गांव से बाहर निकाल दिया गया। हरिया अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने ना सुनी। पंचायत की कार्रवाई खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। मुखिया मोहनदास भी अपने घर वापस लौट गए। गांव के बाहर एक साधु महाराज की कुटिया थी। वो साधु महाराज ईश्वर की भक्ति करने वाले एक सच्चे संत थे। गांव के लोग अक्सर उन साधु महाराज की कुटिया में उनके उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। मुखिया मोहनदास का भी साधु महाराज के साथ विशेष लगाव था। वह भी साधु महाराज से मिलने और उनके प्रवचन सुनने के लिए कुटिया में आते रहते थे। अगले दिन जब मुखिया मोहनदास महाराज से मिलने के लिए आए तो साधु महाराज ने कहा, मुखिया जी, मैंने कल की घटना के बारे में सुना कि आपने हरिया नाम के एक आदमी को चोरी के अपराध में गांव से निकालने की सजा दे दी। जहां तक मेरी जानकारी है, हरिया नाम का वह आदमी मेरे आश्रम में भी आया करता था। मुझे लगता है कि वह एक अच्छा इंसान था। चोरी जैसी नीच हरकत उसने नहीं की होगी। नहीं साधु महाराज, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रख कर ही अपना फैसला दिया था और मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने आज तक जितने भी फैसले दिए हैं वह सभी न्याय संगत है। मुखिया जी, कभी कभी जो हमें सामने दिखाई देता है वह पूरा सत्य नहीं होता। मुझे तो लगता है आपने जो फैसला दिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई। लेकिन मुखिया साधु महाराज की इस बात से सहमत नहीं था। उसे तो अपने फैसले पर पूरा विश्वास था। मुखिया मोहनदास की एक बेटी थी जो कि अब विवाह के लायक हो चुकी थी। मोहनदास जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, सुनिए जी, हमारी बेटी विवाह के लायक हो चुकी है और मैंने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत ही अच्छा है और हमारे पड़ोस के ही गांव का रहने वाला है। अरे भाग्यवान, तू चिंता मत कर,
मैं अपनी बेटी का विवाह पूरी धूमधाम से करूंगा और देखना, इस बार तो मेरे खेतों में फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। कुछ ही दिनों में फसल की कटाई शुरू होने वाली है। मैं तो अपनी फसल नगर में जाकर बेचूंगा ताकि मुझे अच्छे दाम मिले, और फिर देखना मैं कैसे अपनी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करता हूँ। मुखिया की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई। अगले दिन जब मुखिया मोहनदास अपने खेतों पर गया तो अपने खेतों की हालत देखकर वह बुरी तरह से घबरा गया। अरे ये क्या हुआ? मेरी फसल में तो कीड़े लग गए। भला ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, अब तो मुझे जल्दी से अपने खेतों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुखिया ने बहुत कोशिश की। उसने अपनी फसलों पर दवाई भी छिड़की, लेकिन फिर भी उसकी फसल में कीड़े लगते ही जा रहे थे। इस तरह से मुखिया की पूरी फसल बर्बाद हो गई, और अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता हुआ देखकर मुखिया बड़ा ही उदास हो गया। वो चुपचाप अपने घर चला गया। उसको उदास देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी, आप उदास क्यों हैं? और फिर मुखिया ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी और बोला, भाग्यवान, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। चिंता मत करिए जी, आप तो एक मेहनती इंसान हैं और सबका भला सोचते हैं, तो फिर आप रोते क्यों हैं? मेरी मानो तो जाकर साहूकार से कुछ कर्ज ले लो और जाकर नगर से बीज खरीद लो। अपनी पत्नी की सलाह मुखिया को बहुत ही अच्छी लगी। मुखिया तुरंत ही गांव के साहूकार की हवेली में पहुंच गया और सारी घटना उसे बताते हुए कहने लगा, साहूकार जी, मुझे अपने खेतों में फिर से काम शुरू करना है, जिसके लिए मुझे कुछ धन चाहिए। मुखिया जी, मुझे आपको कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं है, पर वो क्या है ना, आप तो जानते ही है मेरा ब्याज बहुत ही ज्यादा होता है। आप गांव के मुखिया है, इसलिए आपको मैं ब्याज थोड़ा कम लगाऊंगा, लेकिन फिर भी ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए। साहूकार जी, सारा गांव जानता है कि मैं कितना मेहनती और ईमानदार हूँ। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मुखिया जी, लेकिन क्या है ना, भरोसे पर उधार नहीं दिया जाता। ब्याज तो आपको चुकाना ही होगा, और अगर मेरा कर्ज आप समय रहते नहीं चुका पाए तो मैं आपके खेतों पर कब्जा कर लूंगा। यह सुनकर मुखिया गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि पूरे गांव में मुखिया का सम्मान किया जाता था, लेकिन यह साहूकार एक नंबर का सूदखोर था। उसने मुखिया जी का कोई लिहाज नहीं किया। अब क्योंकि मुखिया जी की सारी फसल खराब हो चुकी थी और उनके पास बिल्कुल भी जमा पूंजी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा दी। कुछ देर तक सोचने के बाद मुखिया बोला, ठीक है साहूकार जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। साहूकार ने स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली मुखिया को पकड़ा दी, और फिर मुखिया ने उस धन से अच्छे किस्मों के बीज खरीदे और फिर से अपनी खेती में काम में लग गया। कुछ महीनों में उसकी फसल फिर से पककर तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, मुखिया ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर मुखिया की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए अपने घर पर आया। भाग्यवान, मेरी सारी फसल फिर से बर्बाद हो गई। ऊपर से अब तो साहूकार का भी कर्ज मुझ पर हो गया है। अब मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूंगा? सुनिए जी, कुछ ही दिनों में लड़के वाले हमारी बेटी को देखने के लिए आने वाले हैं। ऐसे में तो सारे गांव के सामने हमारी नाक कट जाएगी। ठीक उसी समय साहूकार भी वहां पर आ पहुंचा। मुखिया जी, मैं अपना कर्ज ब्याज सहित लेने आया हूँ। साहूकार जी, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है, मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए। मुखिया जी, मोहलत तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि सारा गांव जानता है कि मैंने आज तक किसी को मोहलत नहीं दी। वायदे के मुताबिक अब मैं तुम्हारे खेतों पर कब्जा करूंगा
अगर तुमको अपने खेत छुड़वाने हैं तो सीधी सी बात है, मेरा सारा धन ब्याज समेत वापस कर देना, तो मैं तुम्हारे खेत वापस लौटा दूंगा। इतना बोलकर साहूकार वहां से चला गया। अब तो मुखिया के हाथ से खेत भी चला गया था। कुछ ही दिनों में उसके घर की हालत बहुत ही खराब हो गई। एक दिन मुखिया ने अपने पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब तो खेत भी हाथ से चला गया है और मेरे सिर पर कर्ज भी है, ऊपर से बिटिया का विवाह भी करना है। इसलिए मैंने सोचा है कि हमारे राज्य के राजा चंद्रसेन बहुत ही दयालु है, उनसे जाकर सहायता मांगूंगा। बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। फिर मुखिया उसी दिन राजा के महल में जाने वाला था तो राजा चंद्रसेन महल के बाहर ही टहलते हुए मिल गए। मुखिया ने सारी घटना राजा को बताते हुए कहा, महाराज मेरी सहायता कीजिए, मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और मेरी बेटी भी विवाह के योग्य हो चुकी है। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी फसल बर्बाद हुई जबकि आसपास के लोगों की तो फसल को कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म हुई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राजा की बात सुनकर मुखिया बहुत ही उदास होकर वहां से चला गया। जब वो अपने गांव वापस लौट रहा था तो आधे रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने आप से कहने लगा, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। तभी मुखिया की नजर सामने पड़े हुए एक आदमी पर पड़ी जिसके शरीर से खून बह रहा था। मुखिया तुरंत उठकर उस आदमी के पास पहुंचा और देखा कि वह आदमी मर चुका था। अरे, इसकी तो मौत हो गई। तभी मुखिया की नजर उसके हाथ पर गई जहां पर एक बड़ा सा हीरा चमक रहा था। मुखिया ने सोचा, अरे ये तो बहुत ही बड़ा हीरा है, बहुत कीमती भी है। क्यों ना मैं इसे ले जाकर किसी जौहरी को बेच दूं और मुझे इसके बदले में अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। मैं उस साहूकार से अपना खेत छुड़वा लूंगा। लेकिन तभी मुखिया की अंतरात्मा से आवाज आई, यह गलत है, यह तो किसी की चोरी करना हुआ। और फिर वह अपने आप से कहने लगा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं गांव का मुखिया हूँ और मैं सबका न्याय करता हूँ, मुझे यह काम करना शोभा नहीं देता। लेकिन फिर उसके मन में दूसरा विचार आया कि अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई दूसरा इसे ले जाएगा। इससे अच्छा तो यह है कि मैं इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर लूं। यह विचार आते ही मुखिया ने वह हीरा उठा लिया और फिर नगर की तरफ चला गया। जौहरी की दुकान पर जाकर वह बोला, जौहरी जी, यह हीरा मेरा है, इसके कितने दाम मिलेंगे? जौहरी हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, ये हीरा तो बहुत कीमती है और इस देहाती आदमी की हालत देखकर ये साफ लगता है कि यह इसका नहीं है। जौहरी ने मुखिया को बहुत ही कम स्वर्ण मुद्रा पकड़ाते हुए कहा, यह लो, ये हीरे इतना का ही है। ये आप क्या कह रहे हो? ये हीरा तो बहुत कीमती है, लाओ इसे वापस कर दो, मैं इसे किसी और जौहरी को बेच दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब ये हीरा मेरा है, मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूँ कि यह हीरा तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक तुम्हारे जैसा कोई देहाती आदमी नहीं हो सकता। यह हीरा तो राजा महाराजाओं का हीरा लगता है। देखो, तुम्हें जो दे दिया उसे ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। यह सुनकर मुखिया गुस्से में आ गया और हीरा छीनकर जौहरी को धक्का दे दिया। जौहरी का सिर जोर से दीवार पर टकराया और उसकी मौत हो गई। यह देखते ही मुखिया के होश उड़ गए। हे भगवान, यह मुझसे क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक आदमी आ गया और उसने जौहरी को मरा हुआ देखा और साथ ही उसने मुखिया के हाथ में हीरा देखा तो वह सारा माजरा समझ गया। मैंने नहीं मारा इसे, मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था, तो यह दे नहीं रहा था तो मैंने उसे धक्का दिया। मुझे यह नहीं पता था कि यह मर जाएगा। यह कैसे मरा मुझे नहीं मालूम। तुम्हें यह हीरा जंगल में मिला है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे, तुम्हें यह हीरा उस आदमी के पास मिला होगा जो झाड़ियों में मरा हुआ पड़ा था और जिसके शरीर से खून भी बह रहा था। हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो?
उस आदमी को मैंने ही मारा था। वह मेरा ही साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था और मैंने उसके पीछे से वार करके मार डाला। क्या? कौन हो तुम? मेरा नाम सुखीराम है। मैं महाराज चंद्रसेन के खजाने में खंजसी का काम करता हूँ। मैंने खजाने में से स्वर्ण मुद्रा और हीरे चुराए थे। ये जोरी उन्हें खरीदता था। अच्छा हुआ यह मर गया, क्योंकि यह हमेशा कम दाम देता था। इतना कहकर सुखीराम ने अपनी जेब से एक बड़ी सी पोटली निकाली। मुखिया ने देखा उसके अंदर कई छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। ठीक है, ये पोटली तुम रख लो और अपने गांव चले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इन्हें लेने आऊंगा। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा हीरे हैं। क्या तुम इन्हें भी राजा के खजाने से चुरा कर लाए हो? हाँ, और मैं इन्हें तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर पर सुरक्षित रहेंगे और किसी को भी शक भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से शिकायत कर दूंगा और मैं कहूँगा कि जंगल में तुमने उस आदमी को मारा था और उसका हीरा छीनकर यहाँ पर ले आए थे, और जब जोहरी ने वह हीरा खरीदने से मना कर दिया तो तुमने जोहरी को भी मार दिया। लो भाई, अब तो सब जगह तुम ही फंसोगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उतना कहकर सुखीराम ने उस मरे हुए जोरी के पास से ढेर सारी स्वर्ण मुद्रा उठाई और उन्हें मुखिया को थमा दिया। अब यह मर चुका है तो इन स्वर्ण मुद्राओं पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। मुखिया ने वह स्वर्ण मुद्रा ले ली और सुखीराम ने जो इसे हीरे की पोटली दी थी वह भी अपने पास रख ली और अपने गांव की तरफ चल दिया। सुखीराम धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि मुखिया का घर किस गांव में है और वह कहाँ रहता है। कुछ घंटों बाद जब मुखिया अपने घर पहुंचा तो सुखीराम निश्चिंत होकर वहां से चला गया। मुखिया ने सुखीराम के द्वारा जो हीरो की पोटली उसे दी थी वह अपने घर में छुपा कर रख दी और स्वर्ण मुद्रा अपनी पत्नी को देते हुए कहा, यह लो भाग्यवान, महाराज चंद्रसेन ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस खाया और मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ जी। अब इन स्वर्ण मुद्राओं से हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और हमारे खेत वापस आ जाएंगे और साथ ही हमारी बिटिया की शादी भी हो जाएगी। अगले दिन मुखिया साहूकार के पास गया और उसका कर्ज चुकाते हुए कहा, ठीक है तो साहूकार जी, मैंने जितना कर्ज लिया था वह ब्याज समेत आपको वापस कर दिया है। ठीक है मुखिया जी, अब आपके खेत वापस आपके हुए। मुझे इनसे क्या, मुझे तो बस अपना धन वापस चाहिए था जो ब्याज समेत मुझे वापस मिल गया। अब बात खत्म हो गई। इस तरह से मुखिया ने साहूकार से अपने खेत छुड़वा लिए और वापस अपने घर चला आया। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह चौंक गया। उसके घर में राजा चंद्रसेन और उनके मंत्री के साथ दो सैनिक भी पहुंचे हुए थे। दोनों सैनिकों ने सुखीराम को पकड़ रखा था। मंत्री ने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, हमारे गुप्तचर ने हमें बताया है कि सुखीराम इसी घर में छुपा हुआ था। अब तक बैल से जो भी स्वर्ण मुद्रा और हीरे चोरी हुए थे वह सुखीराम ने ही चुराए थे। जब हमारे गुप्तचर ने कल जोहरी की दुकान पर छानबीन की तो वहां जोहरी को मरा हुआ पाया। महाराज, जोहरी को मैंने नहीं मारा, उसे तो मुखिया ने मारा है और मेरे साथी को भी मुखिया ने ही मारा है। यह सुनकर मुखिया के हाथ पैर कांपने लगे। राजा क्रोधित होकर बोला, मुखिया, तुम मुझसे सहायता मांगने के लिए आए थे। सीधी तरह से बता दो कि हमारे खजाने से चुराए हुए हीरे कहाँ है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। डरते डरते मुखिया ने वह हीरो की पोटली राजा को थमा दी और कहा, महाराज, ये सुखीराम झूठ बोल रहा है। मैं तो जोहरी के पास हीरे बेचने के लिए गया था, लेकिन इस जोहरी की नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उससे धक्का दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा।
तभी सुखीराम वहां आया और उसने मुझे राजकोष से चुराए हुए हीरो की पोटली दे दी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वह आपसे शिकायत करके मुझे फंसा देगा। तुम्हें वह हीरा कहाँ से मिला था? महाराज, जब मैं आपसे सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ आदमी मिला जिसके हाथ में वह हीरा था। तो तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम तो उतने ही दोषी हो जितना यह सुखीराम है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वह मजबूरी में किया। महाराज, मेरे परिवार की हालत बहुत ही खराब थी। यह सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा ने यह कहा तो मुखिया को कुछ महीने पहले घटी वो घटना याद आ गई। इधर जब गांव के लोगों को पता चला कि मुखिया के घर पर राजा अपने सैनिकों के साथ पहुंच गए हैं तो सभी लोग मुखिया के घर पर इकट्ठा हो गए। और इस बात की खबर जब साधु महाराज को पहुंची तो वो भी मुखिया के घर पर आ गए। सभी गांव वाले मिलकर राजा से विनती करने लगे, महाराज, हमारे मुखिया जी ये नहीं कर सकते। ये तो सभी का भला चाहने वाले एक बहुत ही अच्छे इंसान है। सबकी सहायता करने के लिए यह हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन राजा तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तब साधु महाराज आगे आए और कहने लगे, महाराज, सभी गाँव वाले ठीक कह रहे हैं। मुखिया जी एक बहुत ही भले और ईमानदार इंसान है। इनके साथ जो भी हुआ है वह अनजाने में हुआ। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके जैसा भला मानस तो पूरे गांव में कोई नहीं है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है साधु महाराज, मैं आपके वचनों का मान रखते हुए मुखिया जी को छोड़ देता हूँ। इतना कहकर राजा अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते सुखीराम को वो गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। इसके बाद मुखिया जी साधु महाराज के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, जो आपने मुझे बचा लिया। मुखिया जी, आपको याद है कुछ महीने पहले इसी तरह एक आदमी को आपने चोरी के अपराध में दोषी ठहराकर गांव से निकाल दिया था। तब मैंने आपसे कहा था कि कई बार ऐसा होता है जो हमें दिखाई देता है वह अर्ध सत्य होता है, लेकिन आपको तो अपने न्याय पर पूरा विश्वास था। आज ठीक वैसी ही परिस्थितियों में आप भी फंस गए। यह सब भाग्य का खेल है मुखिया जी। उस दिन वो गरीब हरिया भी इसी हालत का मारा हुआ था, लेकिन आपने उसकी एक ना सुनी। साधु महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जो हरिया के साथ किया वह गलत न्याय था और शायद उसी की सजा मुझे मिली। मुझे इस बात का बहुत ही अहंकार था। मैं कभी गलत न्याय नहीं कर सकता। लेकिन आपने ठीक कहा, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो हमें दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता और मनुष्य भाग्य और हालात से मजबूर होकर हार मान लेता है। मुखिया जी, अब मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप जब भी कोई फैसला करें तो बहुत ही सोच समझकर और सभी परिस्थितियों की छानबीन करके ही करें। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए।